आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीएससी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए वेक्टर स्पेस के अंतर्गत दो थ्योरम्स लेके आए हैं। पहला थ्योरम आपके लिए है कि एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स in an inner product space is linearly independent। पिछला जो थ्योरम हम इसी टाइप बताए थे उसमें यहां ऑर्थोनॉर्मल की जगह कौन सा शब्द यूज हुआ था? ऑर्थोगोनल शब्द यूज हुआ था। ठीक, यह किसके लिए है? ऑर्थोनॉर्मल के लिए है। ठीक, यहां देखिए इसका प्रूफ कैसे है। हम यहां कंसीडर कर रहे हैं कि लेट यस बी any orthonormal set of vectors in an inner product space V। एकदम वही चीज है ऊपर वाली लाइन। Let S be any orthonormal set of vectors in an inner product space V। ठीक, इसके बाद क्या है? हमने ये कंसीडर किया कि let S1 इक्वल टू α1 α2 αm be a finite subset of S। यह S का क्या है? एक फाइनाइट सबसेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट है। और m एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। आप वैसे भी जानते हैं कि सेट या सबसेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक, अब यहां एक चीज देखिए कि समेशन Cj अल्फा j किसके बराबर होगा? j इक्वल टू 1 टू m। क्यों? क्योंकि अल्फा हमारे लिए कहां से? 1 से m है। इन्हीं का हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हैं। तो किसके बराबर हो गया? c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस cm अल्फा। और इसको किसके बराबर मान रहे हैं? ये आपके लिए 0 के इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर ईच के सफिक्स ले रहे हैं, एक ढंग से देखा जाए तो k क्या है? k की वैल्यू 1 से m के बीच में है, v है। देखिए j इक्वल टू 1 टू m cj अल्फा j और अल्फा k, जैसे हम लिखते थे ना अल्फा बीटा, तो यह हो गया पूरा अल्फा की जगह और यह हो गया बीटा की जगह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए समेशन j इक्वल टू 1 टू m, ये क्या है? स्केलर है, स्केलर बाहर आ गया cj। अब यहां क्या बचा? अल्फा j अल्फा की। ठीक, और आपको यह चीज मालूम है कि j इक्वल टू नॉट के, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल दोनों में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, केवल जब ये दोनों इक्वल होंगे उसी समय इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। ऑर्थोगोनल में अलग अलग हो सकती है और ऑर्थोनॉर्मल में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या आया? चूंकि j नॉट इक्वल टू k पे सब 0 हो गया, तो केवल जब j किसके बराबर हुआ? k, उसी समय एक टर्म बचा, तो किसके बराबर हो जाएगा? ck अल्फा के अल्फा की। अब अल्फा के किसके बराबर होता है? नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर, यही ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ऑर्थोनॉर्मल में? 1। इसीलिए किसके बराबर हो गया? ck के। ठीक, अब एक चीज जानते हैं आप कि इसकी वैल्यू कितनी है? 0 के। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या हुई कि यहां अगर हम 0 रख दें तो किसके बराबर होगा? 0 अल्फा की। और यह किसके बराबर हुआ? ck के। लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब क्या हो गया कि ck इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग क्या निकली कि ck इक्वल टू 0। किस k की वैल्यू 1 से m। ठीक, अब देखो ck इक्वल टू 0 हो गई, यानी
और के की किसी वैल्यू के लिए, यानी C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 0, C3 की वैल्यू 0 और Cm की वैल्यू 0। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो S1 के एलिमेंट हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर S1 के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसकी मीनिंग क्या निकली? S1 क्या है? S1 S का सबसेट है। अब ऐसे कई सबसेट हम ले सकते हैं, कोई भी सबसेट ले, S इटसेल्फ भी आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सेट अपना आप खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो उसको हम क्या प्रूफ कर सकते हैं यहां से, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जब इस S का कोई भी सबसेट ले वो क्या होगा, उसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब S के एलिमेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वही लास्ट में लिख दिया गया, हेंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही हमको यहां पे प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था। तो यह थ्योरम आपके लिए प्रूफ हो गया, इजी वे में, सरल था, कुछ नहीं था। इसके बाद देखो एक यहां प्रॉब्लम है, ठीक, और बहुत छोटा सा है, एक कॉन्सेप्ट पे है। ठीक, क्या है? सो दैट टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा इन ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब क्या होता है, वहां अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। अगर एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार, यही ना। रियल के केस में एक्चुअली बीटा अल्फा बार जो है वो बीटा अल्फा के ही बराबर होता है, ये जानते रहिए आप। तो यहां देखिए, वी है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा प्लस बीटा। यह किसके बराबर होगा, हम बता चुके हैं, पीछे कई बार बताए हैं कि अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, फिर प्लस बीटा अल्फा और बीटा बीटा। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, अल्फा अल्फा का मतलब है नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब और ना ये बीटा बीटा का मतलब है नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। अब देखिए, यह अल्फा बीटा है और यह क्या है, बीटा अल्फा। ठीक, चूंकि यह बीटा अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बीटा के, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। अब एक चीज और हम जानते हैं, ठीक है, कि अगर ऑर्थोगोनल है तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो किसके बराबर हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, लेकिन यहां इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। इसका मतलब कन्वर्ज केस भी है। कन्वर्ज केस का मतलब क्या है कि इसको हम कंसीडर कर लें और हमको ये दिखाना होगा कि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब देखो, हमने कंसीडर कर लिया, कन्वर्ज रिलेट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलता है, बोलिए, इक्वेशन 1 से हमको क्या मिला, इक्वेशन 1 से हमको यह प्राप्त हुआ कि 2 नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और जब अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल। दैट्स ऑल। ठीक, यही आपके लिए यहां पे दोनों प्रॉब्लम्स थे। इसके बाद हमको लगता है कि 3 या 4 लेक्चर वेक्टर स्पेस में बचा है। इसके बाद अगला लेक्चर कल जो होगा वो बेसेल्स इनइक्वालिटी पे होगा। और आपसे हमारा ये दरख्वास्त है, आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए, लाइक करते रहिए और जहां तक हो सके अपने मित्रों तक इसको आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।